एक बच्चा जो कि 10 साल का है, जो कि क्लास 5 में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे क्लास 2 की पुस्तकें पढ़ने नहीं आती। AACR 2024 की रिपोर्ट ने साफ कहा है कि क्लास 3 के 76.6% बच्चे जो कि क्लास 2 के पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते। इंडिया की अगर एजुकेशन बजट को अगर हम देखें 2025 से लेकर 2026 तक का, तो 1,12,889 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि अगर हम देखें तो आजाद इंडिया का एजुकेशन बजट में सबसे ज्यादा बजट इसी साल एलोकेट हुआ था। पैसा है, स्कूल है, टीचर है, लेकिन पढ़ाई के मामले में अगर हम देखें भारत की स्थिति तो सही ढंग से डिलीवर नहीं हो पाती है। इसलिए अगर हम देखेंगे पिछले 2 सालों की रिपोर्ट को, तो 86 लाख स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल से डायरेक्ट प्राइवेट स्कूल शिफ्ट हो गए हैं। इंडिया में कंडीशन इस प्रकार से है कि जो भारत के इंसान है, जो कि मोस्टली अगर देखें तो मिडिल क्लास के अंदर में आते हैं, चाहे वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? आज की वीडियो में हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करने वाले हैं, हर एक डाटा, हर एक फैक्ट के साथ, जो शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा। सो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर इंडिया में देखें तो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर हम 2025 से लेकर 2026 के डाटा को अगर देखें तो 24 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई करते हैं। इनमें से अगर हम 58% स्टूडेंट को देखें जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 40% स्टूडेंट जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेशियो है वो बदल रही है। अगर हम डाटा अगर देखें 2022 से लेकर 2023 तक का, तो सरकारी स्कूलों में 65% स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, वहीं 33% स्टूडेंट जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। अगर हम इसको रेशियो देखेंगे तो 3 साल में ही 7% का जंप हुआ है प्राइवेट स्कूल में। हमारे भारत के अंदर में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के अगर हम डाटा को अगर देखेंगे तो सरकारी स्कूल को पीछे ऐसे ही छोड़ दिए हैं प्राइवेट स्कूल ने। लाइक हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो 62% स्टूडेंट जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तेलंगाना में 65%, यूपी में 54%। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह हो जाती है, जो सरकारी स्कूल से जो बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उसमें अगर देखोगे तो ST, SC और OBC कैटेगरी के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। मतलब ये बात हो जाती है कि जिनके लिए सरकारी स्कूल बनाया गया है, वहीं सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने ये जो सवाल किया, ये है तो है क्यों? आइए सरकारी स्कूल के अंदर चलते हैं। जो कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला इशू रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि अगर आप भारत के 60% रूरल गवर्नमेंट स्कूल का अगर देखेंगे तो उसमें सही ढंग से टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए, तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही हो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा। इसीलिए लेके सब लोग मोनोपोली होती है, सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है, गवर्नमेंट स्कूल अलग है, यही सब के चक्कर। अगर 2024 से लेकर 2025 के डाटा को देखें तो 44% स्कूलों में अभी तक कंप्यूटर की व्यवस्था प्रोवाइड नहीं की गई है, और 33% स्कूलों में तो अभी तक इंटरनेट भी नहीं पहुंच पाई है। जब दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रही है, इंडिया के 66% स्कूलों में जो कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहां इंटरनेट की व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है टीचर की। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 10 लाख टीचर की पोस्ट खाली है, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। यूपी और MP में अगर हम देखें तो 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी टीचर की जो है वो खाली है। और वहीं आप टीचरों को देखो तो 20% जो टीचर हैं वो डेली अब्सेंट रहते हैं। अगर रेशियो देखें तो जो 5 टीचर हैं उनमें से जो 1 टीचर जो है वो डेली अब्सेंट रहता है। मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर में एक टीचर को देखा जो कि सारे बच्चों को बैठा के एक साथ पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। उसी टीचर को हर एक चीज का काम करना है, हर रजिस्टर को मेंटेन करना है, क्योंकि वहाँ एक ढंग से चपरासी भी नहीं है। जो कि अगर आप टीचर की कमी को देखें तो भारत के अंदर में काफी हद तक बढ़ी हुई है टीचर की कमियां। चूँकि सरकारी स्कूल जो रहते हैं उसमें 1 टीचर, 2 टीचर या हद से हद 3 टीचर को रख दिया जाता है, वही पूरे स्कूल को मैनेज करता है। और वहीं अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देखेंगे तो काफी सारे जो टीचर हैं जो कि 60 से 70% स्कोरिंग करते हैं अपने सब्जेक्ट में, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या वो टीचर जो सही ढंग से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, क्या वो सही ढंग से पढ़ा पाएगा अपने स्कूल में? अपने बच्चों को सही ढंग से डिलीवर कर पाएगा क्या? मतलब ये साफ हो जाता है कि जो टीचर है उसको खुद को सब्जेक्ट सही ढंग से पता नहीं है, लेकिन वो पढ़ा रहा है। CTET और हर राज्यों में जो कि स्टेट टेट का एग्जाम जो होता है, उसमें जो 10 से 15% जो स्टूडेंट हैं वही 60% से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं अपने सब्जेक्ट में। 3rd नंबर पे देखें तो टीचर का टाइमिंग, जो कि टीचर जो रहता है उसको इलेक्शन ड्यूटी में भेज दिया जाता है, सेंसस कराने के लिए भेज दिया जाता है। क्या वो पढ़ाने के लिए है कि राज्य के काम करने के लिए है कि देश के काम करने के लिए है?
उसका काम है बच्चे को सही ढंग से ज्ञान प्रोवाइड करना। लेकिन जो हमारी सरकार रहती है वो टीचर को डायरेक्ट भेज देती है अपने कामों में। आप ये बताइए, जो टीचर रहता है उससे इस प्रकार से काम कराएंगे तो वो बच्चे को पढ़ाएगा कितने टाइम? ये तो एक एग्जाम्पल हो जाती है। विलेज एरिया में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल टीचर हो जाता है। अगर सरपंच को कोई दिक्कत है वो टीचर के पास आएगा, क्या हुआ साहब, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि टीचर वहाँ पे पढ़ा लिखा रहता है। और एकमात्र सहारा सरपंच के लिए वही बन जाता है, क्योंकि सरपंच पढ़ा लिखा नहीं रहता। जो अंगूठा छाप रहता है उसी को तो सरपंच बनाया जाता है। पंचायत व्यवस्था भी इसके कारण से काफ़ी खराब होती है। लेकिन सबसे दुख भरा सवाल ये हो जाता है, जो कि भारत के अंदर में 2025 से लेकर 2026 तक में 1,12,899 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ था, लेकिन रिजल्ट देखें तो ना के बराबर है। हमारे भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन हमारा भारत सही ढंग से एजुकेशन सिस्टम को बेटर नहीं कर पाया है। ASER 2024 के रिपोर्ट में क्लास 3 का जो बच्चा है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जिसमें से जो 24% जो बच्चे हैं वो क्लास 2 की पुस्तक पढ़ पाते हैं। मतलब ये बात हो जाती है कि 76% जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ ही नहीं पाते। क्लास 5 के 48% बच्चे क्लास 2 के पुस्तकों को नहीं पढ़ पाते। वर्ल्ड बैंक का लर्निंग पुअर्टी इंडेक्स कहता है कि भारत के 70% बच्चे जो कि 10 साल की उम्र के हैं, जो कि क्लास 5 में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्लास 2 की पुस्तक नहीं पढ़ पाते। इस हद तक हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड में रैंक करता है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो 2019 जो कि कोविड से पहले ये 55% था, लेकिन कोविड के बाद 70% हो गया, जो कि हमारा देश डे बाई डे ग्रोथ कर रहा है दुनिया की नज़र में। लेकिन एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन कम होते जा रहा है। 1,12,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर में रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो पैसा जा कहाँ रहा? गवर्नमेंट का NIPUN भारत मिशन था, जो कि 2026 से लेकर 2027 तक में भारत फंडामेंटल लिटरेसी अचीव करेगा। मिड टर्म रिव्यू को अगर हम देखें तो काफी सारे राज्य इस रैंकिंग से भी पीछे हैं, जो कि इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। काफी सारे स्टेट तो ग्रेड 3 के इंटरमीडिएट टारगेट भी अचीव नहीं कर पाए हैं। इस हद तक हमारे देश के अंदर में एजुकेशन की कमी है। अब चलो ये समझते हैं कि जो पेरेंट रहते हैं वो प्राइवेट स्कूल क्यों प्रीफर करते हैं। इंडिया में एक अनस्पोकन रियलिटी है, अगर भारत के अंदर में कोई इंसान इंग्लिश पढ़ने जान रहा है यानी उसकी लाइफ सेट है, वो कुछ न कुछ अपने जीवन में कर ही लेगा। गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम, प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम, यानी साफ बन जाती है कि प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। पहला मोटिव ये है। हिंदी पढ़ के बच्चा क्या ही करेगा? अगर इंटरनेशनली अगर आप उसको लोकली वे में या हर एक चीज़ में अगर आप देखेंगे, जो कि इंग्लिश का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण ये है कि जो पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे को सही ढंग से इंग्लिश आए, क्योंकि अगर उसे सही ढंग से इंग्लिश आएगी तो उसको जॉब मिलेंगे, अगर जॉब मिलेगा तो घर का जो स्थिति है वो सही ढंग से सेटल हो पाएगा। अगर ये सोच को देखो तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन यही गवर्नमेंट स्कूल को और ज्यादा कमजोर कर रही है। जो कि हमारे इंडिया के अंदर में ये नैरेटिव सेट हो गया है कि प्राइवेट स्कूल फीस लेती है लेकिन रिजल्ट भी देती है। अगर ग्राउंड रियलिटी में भी अगर आप देखेंगे, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा जो कि पढ़ाई कर रहा है उसकी जो पढ़ने की स्ट्रेंथ रहेगी और वहीं गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे की पढ़ने की जो स्ट्रेंथ रहेगी, काफ़ी डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ये रहता है कि अगर बच्चे का नंबर नहीं आया तो वो डायरेक्ट टीचर पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अगर टीचर पे आया तो प्रिंसिपल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो पेरेंट्स है वो डायरेक्ट डिमांड कर सकता है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आया नहीं तो क्यों नहीं आया। गवर्नमेंट स्कूल में अगर वहीं आप देखो तो टीचर अब्सेंट है लेकिन कोई नहीं पूछता। अगर बच्चे का नंबर नहीं आया, लो ना, मेरी जवाबदारी ये रही कि सर मैं पढ़ाने की कोशिश किया लेकिन बच्चा उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाया, एक लेटर लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट उसको सबमिट कर देंगे अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में कि अगले साल हम अच्छा प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रयास तो फिलहाल होता नहीं है, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बात अलग है। और वहीं अगर आप एक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका ऑन एवरेज एनुअल खर्चा जो कि उसके पढ़ाई में होगा वो है 2,863 रुपये। वहीं आप प्राइवेट स्कूल में अगर आप देखेंगे तो एवरेज मनी 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद कितने लाख तक जाती है उसकी तो गिनती है नहीं। जो कि बड़े बड़े स्कूल रहते हैं उनकी फीसें 2 लाख 3 लाख भी पहुंच जाती है, वो भी सालाना। उसके बाद एक्स्ट्रा जो खर्चा रहता है वो अलग है। चाहे फीस कितनों महंगी क्यों ना होए, पेरेंट्स एफोर्ड करता है अपने बच्चे के बेटर एजुकेशन के मामले में। क्या सरकार इतना ज़्यादा फंड रेज करती है, हर एक चीज़ करती है, तो इसको सुधार नहीं सकती क्या? देखिए, जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्कूलों में नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम में है। अगर प्रॉब्लम नंबर 1 को समझोगे तो NEP के 2020 की रिपोर्ट में साफ कहा है कि जो बजट जो कि एलोकेट होता है हर साल हमारे देश का, उस बजट का 6% सिर्फ हमारे एजुकेशन में लाया जाए। आज की डेट में अगर देखोगे तो हमारे GDP का 4.6% ही खर्च होता है। अगर उसे 6% कर
दिया जाए, यानी 1.5% बढ़ा दिया जाए, तो कितने स्कूल भी खुल सकते हैं, कितने टीचर भर्ती भी बढ़ सकती है, वो तो बात अलग है। लेकिन हमारे भारत के अंदर में इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इन सब पैसों का उपयोग वो महतारी वंदन 10 प्रकार की स्कीमों के बारे में उसमें पैसा लगाएंगे। भाई जब तक उसे पढ़ाओगे नहीं तब तक तो उसे वेजेस तो दोगे ना, जो कि आज के पीरियड में जीडीपी का 4.6% खर्च करता है, जो कि 62 सालों में इस चीज को नहीं बढ़ाया गया, न टारगेट कंप्लीट हो पाया। बजट हर साल एलोकेट होते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के बाद 10 प्रकार के दलाल उसमें बैठे रहेंगे। जो एजुकेशन सिस्टम रहेगी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वो पैसा चला जाएगा, क्योंकि इस पीरियड में भी हमारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम, हमारे देश में स्कूलें सही ढंग से बन नहीं पाई है। और प्रॉब्लम नंबर 2 की अगर बात करें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। स्कूल प्रिंसिपल की पोस्टिंग पॉलिटिकल कनेक्शन के बिना तो हो ही नहीं पाती। अगर पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा है तो उसको टीचर से डायरेक्ट प्रिंसिपल बना दो, क्योंकि सैलरी ज़्यादा मिलेगी ना। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे वो मैनेज करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ अगर आप स्कूलों के बनने की बात भी करोगे तो कहाँ कहाँ बनती है, जो कि एमएलए चाहता है। एमएलए खुद पढ़ा लिखा नहीं रहता, लेकिन वो बात करता है कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ क्या डेवलप किया जाएगा। गलती एमएलए की भी नहीं है ना, उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था जिसके कारण वो एमएलए पढ़ नहीं पाया। अगर वो पढ़े रहता तो एमएलए थोड़ी रहता, ये भी बात हो जाती है। जो कि एजुकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसे 5 साल का इन्वेस्टमेंट बना के उसमें 10 प्रकार के घोटाले भी कर लेते हैं, जो कि होता है। मैं खुलेआम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। नए स्कूल बनाओ, फोटो खिंचाओ और थोड़ा फेमस हो जाओ, थोड़ा पॉपुलर हो जाओ, 4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये रहता है एक नेता का। एक क्वालिटी भी चेक नहीं की जाती, अंदर में क्या मटेरियल यूज किया गया है, अपने हिसाब से ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है। स्कूल 5 साल में टूट के गिर जाती है। राजस्थान का आपने केस तो जरूर सुना भी होगा। चलो नीति आयोग की एक रिपोर्ट को समझते हैं। हमारे भारत के अंदर में काफी सारे स्कूलें ऐसे भी हैं जो कि छोटे छोटे हैं, जिनको इकोनॉमिकली अगर चलाना देखें तो इनसफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि कई सारे स्कूलों में सिर्फ 10 बच्चे रहते हैं, 15 बच्चे रहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के आप बस्तर एरिया के रीजन में देखें तो बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ माहौल ही नहीं है पढ़ने का। मेरा एक दोस्त वहाँ पढ़ाता है, वो बताता है कि मैं बच्चों को ला के पढ़ाता हूँ, तब जाके वो पढ़ते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं वॉशरूम के बहाने से। इस प्रकार से कंडीशन है ना। उस एरिया में सही ढंग से स्कूल है ना, सही ढंग से महत्व दिया जाता है। वो कोशिश करता है कि वो पढ़ाए, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। और वहीं एक मेरा जो दूसरा दोस्त है, जो कि छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पोर्शन में एक स्कूल है, वहाँ पढ़ाता है एक जिले के। वहाँ बच्चे इतने ज़्यादा हैं, लेकिन टीचर कम हो जाते हैं। सरकार के ऊपर वो आवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, ये हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ में हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बुराई है, फेयर रहना भी जरूरी है। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। अब अच्छी चीज़ों को भी समझ लेते हैं। हमारे भारत सरकार ने नवोदय स्कीम निकाली, जिसमें यह है कि जिले के अंदर में एक स्कूल ऐसा बनाया जाए जहाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था फुलफिल की जाए, जो कि एग्जाम बेस्ड इसका सिलेक्शन रहता है, जो कि क्लास 6 से क्लास 12 तक के पूरे पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। दूसरा, मिड डे मील स्कीम। हमारे भारत के अंदर में इस प्रकार से भूखमरी है, रियलिटी है ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, कि कई सारे अपने बच्चे को सिर्फ एक टाइम का खाना मिलता है, इसलिए भेजते हैं। हमारे गांव में भी ये चीज होता था, मैं इसलिए इसको रिलेट करके बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में मोस्ट ऑफ द एरिया विलेज एरिया के अंडर में आते हैं। तो ये मिड डे मील स्कीम के चक्कर में यह है कि काफी सारे बच्चे पढ़ पाए। फिलहाल तो एक टाइम का खाना मिल जाता है, बात अलग है पढ़ाई ना हो। और देखें 3rd नंबर पे तो दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीरियड में जो दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें इस प्रकार से इनोवेशन किए गए, इस प्रकार से उसे डेवलप किया गया कि जो वहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कई सारे राज्यों के प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी डेवलप है। तो ये बात हो जाती है कि कोशिश की जा सकती है, डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे ना करना चाहो तो नहीं होगा। वहीं अगर आप केरला के एक मॉडल को देखोगे तो एब्सेंटिज्म, जो कि टीचर ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं, 8% से ज़्यादा टीचर कभी एब्सेंट नहीं रहते साल भर के अंदर में। ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। ट्रेनिंग मॉडल बेहतर किए गए हैं, हर एक चीज में अकाउंटेबिलिटी बरती गई है, जिसके कारण ये है कि जो सरकारी स्कूल है वो वहाँ के प्राइवेट स्कूल से भी कम नहीं है। जहाँ आप SC और ST कम्युनिटी के अगर आप लोगों को देखोगे जिनका हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट 2014 से लेकर 2023 तक के डाटा को अगर देखें तो 44% बढ़ा है। देखिए, अगर राज्य इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हर साल बजट एलोकेट होते हैं, लेकिन सही ढंग से सरकार उस पर एक्शन नहीं ले पाती, जिसके कारण यह है कि सरकारी स्कूलों का ये हाल है। और इन सब के बाद अगर देखें तो सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है ड्रॉप आउट। इकोनॉमिकल सर्वे 2025-2026 की रिपोर्ट को अगर आप देखोगे तो प्राइमरीली अगर ड्रॉप आउट देखें तो 1.4% है, अपर प्राइमरी ड्रॉप आउट देखें तो 5.2% है, सेकेंडरी लेवल अगर आप देखेंगे जो कि हायर सेकेंडरी जो कि रहती है
वो 14.1%। वहीं अगर आप सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट देखें तो 14% है। 15 से 16 साल के उम्र के बच्चों में अगर आप ड्रॉप आउट लेवल देखें तो 7.9% है, लेकिन वहीं आप अगर गर्ल्स में देखें तो 8.1% है। यानी ये बात हो जाती है कि जो बच्चे स्कूल पहुंचता है वो क्लास 10 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। क्यों? क्या लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है क्या घर वाले पढ़ने ही नहीं देते? घर वाले क्या ये चाहते हैं कि बच्चे को डायरेक्ट शादी करके भेज दिया जाए? जो कि लोकल लेवल में अगर आप देखेंगे विलेज एरिया में तो ये चीज होता भी है। अब लड़कों को भी अगर आप देखोगे तो घर में पैसा नहीं है। अगर वो अपनी कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया तो वो कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, जिसके कारण यह है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिला पाता। और अगर दिला भी रहा है तो सही ढंग से एजुकेशन ना होने के कारण, जो कि कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, जो कि मैं खुद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता है इसका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, जिसके कारण यह है कि जो कॉलेज किया हुआ बंदा जो कि रहता है वो बिना पढ़े बिना कोचिंग के तो फिलहाल निकाल ही नहीं सकता। ये कहने वाली बात हो जाती है कि बुक पढ़ के कोचिंग निकल जाता है। इंडिया के अंदर में 40% यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो कि अंडर 25 के आते हैं, जो कि अनएम्प्लॉय हैं। ये सबसे बड़ा क्रूशियल जोक है हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो कि बच्चा पढ़ रहा है, कॉलेज कंप्लीट भी कर रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का जमाना है। अब बात यह है कि जो कंपटीशन एग्जाम है वो सरकारी थोड़ी रहती है, प्राइवेट संस्था उसे रन करती है, उसकी पढ़ाई करवाती है, जिसके कारण यह है कि सही ढंग से बच्चे को एजुकेशन ना होने के कारण बेचारा एक तो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, या अगर कोई इंसान सही ढंग से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। अगर पढ़ाई को एक पर्टिकुलर देखें तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। जिस हिसाब से सिचुएशन देखेंगे इंडिया का, तो क्योंकि मैंने एक साउथ कोरिया के एक वीडियो में मैंने साफ कहा है कि हमारे देश के अंदर में सरकारी नौकरी से ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है। इसका ये मतलब भी नहीं हो जाता कि आप स्कूल छोड़ के सीधा कमाने लग जाओ। इनोवेशन के लिए आपको पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, ये वीडियो सरकार को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये एक रियलिटी को शो करने के लिए है जो कि हमारे इंडिया के अंदर में हो रहा है, उसके लिए मैंने इसे बनाया है। फिलहाल इसको आपसी मतभेद में ना लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में हमारे एजुकेशन सिस्टम के ग्राउंड रियलिटी को बस शो किया है, जिसमें हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर डाटा हर एक चीज़ के साथ, जैसा वादा किया था। बस बात यह है कि इन चीज़ों को काफ़ी इग्नोर किया जाता है, जो कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्रेजेंट करता है हमारे देश के लिए। अब बात यह रही कि बदलाव क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। एज पर माई ओपिनियन, जो टीचर रहता है सरकारी स्कूल का, उसको डायरेक्ट उसके अपफ्रंट के हिसाब से उसकी सैलरी काट दी जाए, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। हमारे भारत के अंदर में जो बजट सेट होता है हमारी जीडीपी का, तो उसमें का जो 6% है हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाए, उसके लिए, जिसके अंदर यह है कि हजारों जॉब क्रिएट होंगी, काफ़ी सारे टीचर आएंगे और काफ़ी सारे स्कूल भी खुलेंगे। थर्ड नंबर पे देखें तो अकाउंटेबिलिटी। एक जो टीचर है वो जवाबदेही होना चाहिए कि बच्चा फेल क्यों हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे फर्रे दे दो, जा बेटा पास हो जा निकल, ये नहीं होनी चाहिए ना। चौथे नंबर पे यह है कि जो स्मॉल स्कूल है उसे मर्जिंग करो, लेकिन मर्जिंग का मतलब ये नहीं कि जो डिस्टेंस में है उसे और डिस्टेंस कर दो। आपस में एक पर्टिकुलर लोकेशन सेट कीजिए, उसके बाद प्रॉपर स्कूल बनाइए और एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए भारत के गवर्नमेंट स्कूल का। अब 5वें नंबर पे है इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन, जो कि हमारे भारत के बहुतायत स्कूल जो कि हिंदी मीडियम में रन हो रहे हैं, उसे धीरे धीरे करके इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कीजिए। हालांकि शिफ्ट हो भी रहे हैं, बट उसे थोड़ा और वाइड लेवल पे, स्मॉल लेवल से हटा के उसे वाइड लेवल पे कीजिए। हमारे भारत के हर एक सरकारी स्कूल के अंदर में इंग्लिश मीडियम को आप रन कीजिए, क्योंकि भारत का बच्चा जब इंग्लिश मीडियम उसको सही ढंग से मिल जाएगा तो प्राइवेट स्कूल जाएगा नहीं। एक मेमोरी सेट हो गई है भारत के अंदर में, तो हम क्या ही करें। मेरा बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि कन्वर्जन को रोकिए। भारत के अंदर में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट स्कूल को बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम ही उस प्रकार से बना बैठा है। मेरा बस अनुरोध यह है कि अगर इतना सारा पैसा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन भारत का हर एक युवा, हर एक इंसान करे, जिसके कारण यह है कि उनका पैसा भी बचेगा, जो कि सरकार हर साल खर्चा कर भी रही है एजुकेशन के ऊपर। तो क्यों ना सरकारी स्कूल में पढ़ें, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसा रहे जो कि एजुकेशन के मामले में प्राइवेट स्कूल से भी कम ना हो। आई होप इससे आपको हर एक डाउट, हर एक चीज़ क्लियर जरूर हो गई होगी हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।